हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज बेटे हमारे पास है क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 10वें यूनिट का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटे आइडोफॉर्म। उसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर हमें पढ़ना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर पढ़ना है डीडीटी। और सबसे लास्ट में पढ़ना है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं BHC। क्या बोलते हैं? BHC। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले आज हम करेंगे आइडोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की तरह इसका फार्मूला होता है CHI3। क्लोरोफॉर्म का तो होता है CHCl3। और बेटे आइडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3। इसमें हमें सबसे पहले देखनी है प्रयोगशाला विधि। और बेटे प्रयोगशाला विधि को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा भी कह सकते हैं। जो प्रयोगशाला विधि में हम जिस मेथड का यूज करते हैं, वो अभिक्रिया संपूर्ण रूप से या कुल मिलाकर कही जाती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो बेटे आप प्रयोगशाला विधि में हम क्या करेंगे कि आपके पास, मैं यहां लिख रहा, प्रयोगशाला में CHI3 यानी आइडोफॉर्म बनाने के लिए CH3CH2OH अर्थात इथाइल अल्कोहल है ये, इथेनॉल। इसे आप C2H5OH भी लिख सकते हो, या एसीटोन ले लो, CH3COCH3 पर आयोडीन व क्षार में मैं ले रहा NaOH या KOH, कुछ भी ले सकते हो, की क्रिया कराते हैं। ठीक है बेटे, मतलब आप क्या करोगे, या तो लोगे आप इथाइल अल्कोहल या एसीटोन, और उसके ऊपर आयोडीन का रिएक्शन कराना है और क्षार का रिएक्शन कराना है। ऐसा करने से हमें मिल जाएगा आयोडोफॉर्म। यहां एक बात लिख लो, यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। कौन कौन से स्टेप हमें देखने हैं? नंबर 1, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। सबसे पहले क्या होता है बेटे, जो NaOH है ना, क्षार जो आपने लिया है, इसके मैंने 2 अणु ले लिए और इसका रिएक्शन करा दिया आयोडीन के साथ, I बॉन्ड I। ये I2 ना लिखकर मैंने I बॉन्ड I लिखा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब NaOH आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से तो निकल जाता है H2O, जल निकल गया है। देखो ये लिख दिया मैंने, चलो H2O में बाद में लिखूंगा, यहाँ H2O साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट देखो NaOI बनेगा, जो सबसे मेन प्रोडक्ट होगा। और ये क्या है? Na, साथ में बनेगा सोडियम आयोडाइड। ये जो पहला प्रोडक्ट बना है NaOI, इसे कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। इसका नाम लिख दूं मैं यहाँ, सोडियम हाइपो आयोडाइड।
बाकी तो पता ही है आपको, सोडियम आयोडाइड है और जल है। ये जो NaOI है यही हमारे काम का है, इसका नाम मैंने लिख दिया सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब नंबर 2 पे क्या होता है दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में आपके पास जो एल्कोहल है या एसीटोन है, जिसे भी आप यूज करोगे, ये आपके पास एल्कोहल है, इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये तीनों निकलेंगे H2O बन के। इक्वल्स टू के बाद मैं लिख दूं यहाँ साइड में H2O साइड प्रोडक्ट है प्लस, यहाँ क्या बनेगा NaI सोडियम आयोडाइड, एक ये बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, CH3CH एक बचेगा ना O, ये बनेगा CH3CHO। इसका नाम मैंने आपको बताया था एसीटल डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? एसीटल डिहाइड होता है। तो एसीटल डिहाइड को आप 2 कार्बन हैं IUPAC में कहते हो इथेनल। क्या कहते हो? इथेनल। तो यहाँ दूसरे स्टेप में हमें मिला है एसीटल डिहाइड या इथेनल। अब क्या होता है तीसरे स्टेप में, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये जो आपके पास एसीटल डिहाइड बना है CH3CHO, इसका रिएक्शन फिर दोबारा से हो जाता है सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। ध्यान से देखते रहिए बेटे। क्या होगा कि 3H और 3I, ध्यान से देखते रहिए, 3H और 3I, इनके बीच रिएक्शन होनी है। आप एक काम करो, इसे ऐसे करना कि ये तो 3 NaO हैं और 3H हैं, साइड प्रोडक्ट ही बना दूं मैं पहले, 3 NaOH। फिर दोबारा समझा रहा, देखो ध्यान से, 3 NaO और 3H, 3 NaOH। तो यहां से ये जो 3H हटेंगे उनके जगह आ जाएंगे 3I, ये बनेगा CI3CHO। देखो ये था CH3CHO और मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है CI3CHO, यानी एसीटल डिहाइड में 3 क्या आ गए हैं? आयोडीन। आप इसे कह सकते हो ट्राई आयोडो एसीटल डिहाइड। ठीक है बेटे, ट्राई आयोडो एसीटल डिहाइड या ट्राई आयोडो इथेनल भी कह सकते हो आप, ट्राई आयोडो इथेनल भी कह सकते हो। अब ये जो ट्राई आयोडो एसीटल डिहाइड हमारे पास बना है CI3CHO, ये बना है हमारे पास, इसका रिएक्शन हम क्षार के साथ करेंगे जो हमने लिखा था NaOH, या NaOH नहीं है तो आप KOH का भी यूज कर सकते हो। तो यहां से तो CHO और यहां से NaO, देखो क्या बना HCOONA, ये तो साइड प्रोडक्ट है HCOONA। इसे आप कह सकते हो सोडियम, Na माने सोडियम और HCOO का मतलब फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बनेगा साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट देखो CHI3, ये क्या है बताओ? यही तो है हमारा आयोडोफॉर्म। तो ये 4 स्टेप आपको लिख के आने हैं, बिल्कुल। मतलब आप इन 4 स्टेप को इसी क्रम में एग्जाम में लिख कर आओगे। यदि क्वेश्चन आता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म रिएक्शन का, या प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाने का, अब कुछ बच्चे इन चारों रिएक्शन को जोड़ के लिखते हैं। तो यदि आप इन्हें जोड़ के लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यूं देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी अभिक्रियाओं में एक जैसे रासायनिक पदार्थ उपस्थित हैं। जैसे ये NaOH है, इसमें 2 NaOH हैं और इसमें कितने NaOH हैं? 3। तो NaOH को बराबर करने के लिए हमें इस समीकरण को और इस समीकरण को कुछ संख्याओं से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको इस चीज को देखना होता है। जैसे देखो इसमें क्या है CH3CHO, इसमें इधर है CH3CHO, तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। और देखो इसमें NaOI है, यहाँ इसमें यहाँ NaOI है,
इस तरीके से, और इसमें यहाँ NaOI है। तो आप क्या करोगे, इन चारों समीकरणों को ऐसी संख्याओं से गुणा करोगे कि इनके अंदर उपस्थित पदार्थ जो सेम हैं उनकी संख्याएं बराबर हो जाएं, जिससे वो जोड़ने पर कट जाएं, जितने कट सकते हो अधिकतम। तो संपूर्ण अभिक्रिया जो हमें प्राप्त होती है वो इस तरह की प्राप्त होती है, CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू, एक तो बनता है CHI3 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है आयोडोफॉर्म, और बेटे ये बनता है HCOONA सोडियम फॉर्मेट, प्लस सोडियम फॉर्मेट के साथ बनता है NaI और H2O। NaI ये बना है ना, 5 NaI बनते हैं यदि संतुलित करके लिखोगे, और 5 H2O। तो इस तरीके से आप संपूर्ण अभिक्रिया को लिख सकते हो, पर आपको रिएक्शन 4 स्टेप में बेटे करनी आनी चाहिए। अच्छा, इस रिएक्शन को आप, यदि आप NaOH की जगह कोई दूसरा क्षार प्रयोग करना चाहते हो, जैसे मैं आपको कह दूं, चलो KOH के साथ तो आप कर ही लोगे, पर एक क्षारीय लवण है सोडियम कार्बोनेट, यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ इसी अभिक्रिया को आपको लिखना हो तो भी थोड़ा सा देख लो आप, इसे आप याद कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसी तरह 4 स्टेप होंगे, पर मैं संपूर्ण अभिक्रिया आपको लिखवा रहा, यदि कहीं जरूरत पड़ी तो CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 3Na2CO3 इज इक्वल टू CHI3 प्लस HCOONA। ये तो दोनों चीज जो की तू बनी है, जैसे यहाँ बनी थी ऐसे ही यहाँ बनेगी, और 5 NaI भी जो के त्यों बनेंगे। बस इस तरह तुलना करके इसे थोड़ा सा याद रखिए। ये है Na2CO3, तो इसमें से H2O और CO2 गैस निकलेगी, ठीक है बेटे। तो CO2 गैस निकलेगी 3CO2 प्लस 2H2O। एक मिनट देख रहा हूं, 3CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि आप इसी अभिक्रिया को देना चाहते हैं तो ये वाली समीकरण आपको एक बार पढ़ के जानी है, समझ के जानी है। और संपूर्ण अभिक्रिया पर मेरा कहना यह है, संपूर्ण अभिक्रिया को आप ऐसे याद कर लोगे कोई बात नहीं है, पर आपको ये 4 स्टेप से ही संपूर्ण अभिक्रिया हमने प्राप्त की है। ये 4 स्टेप ही करके आने हैं। यदि एग्जाम में आता है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में टिप्पणी लिखो, तो आपको ये 4 स्टेप करने हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये विशेष गंध वाला होता है, इसमें से एक विशेष गंध आती है, विशेष गंध युक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है बेटे। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भौतिक गुण में कि पीले रंग का है, विशेष प्रकार की इसमें से गंध आती है, और क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है बेटे। दूसरी बात, जल में अघुलनशील, जल में क्या होता है, अघुलनशील, जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ये तो ज्यादातर कार्बनिक पदार्थों का लक्षण ही है
कि कार्बनिक पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं अधिकतर और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, इसका जो गलनांक होता है ना बेटे, एक ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, गलनांक तो आपको पता है किसे कहते हैं, गलनांक। इसका गलनांक बेटे 119 डिग्री सी होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 119 डिग्री सी। और नंबर 4 पे आप ध्यान रखोगे कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में यह विघटित होने लगता है। विघटित, चलो यूं ही लिख दो, विघटित होने लगता है। कैसे विघटित होने लगता है, इससे आयोडीन मिलनी शुरू हो जाती है बेटे, आयोडीन। जैसे आयोडोफॉर्म है ना, CHI3, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, आपको समझा रहा। यदि सनलाइट में आप इसे रखोगे, सूर्य के प्रकाश में या किसी भी प्रकाश में, तो इससे आपको आयोडीन गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। कौन सी गैस, आयोडीन। और ये जो आयोडीन है, इसकी बैंगनी रंग की वाष्प होती है, मैं लिख दूं बैंगनी वाष्प, इसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी बैंगनी रंग की वाष्प। तो ये इसके भौतिक गुण है जो ध्यान रखने हैं आपको। अब आगे हम रासायनिक गुण पे, भौतिक गुण के बाद हम डिस्कस करेंगे रासायनिक गुण। किसी भी रासायनिक पदार्थ की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो बनाने की विधि और एक रासायनिक गुण। यदि इन दो बातों के बारे में आपने ढंग से सीख लिया ना, तो आप उस पदार्थ के बारे में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। रासायनिक गुण में बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जल अपघटन, या हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं इसे, जल अपघटन, या आप कह सकते हो हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है। यहाँ देखो बेटे, आपके पास है CHI3, ध्यान से देखियो, CHI3 ही लिखा है मैंने। क्या लिखा है, CHI3। क्या है ये, आयोडोफॉर्म। बस नाम तो आपको पता ही है इसका, आयोडोफॉर्म है CHI3 का। आप इसका NaOH या KOH से जल अपघटन करा दो, जैसे KOH से कराते हैं, चलो जल अपघटन। जब आप KOH से, एरो के ऊपर लिख दूं मैं एक्वस या जलीय KOH है, तो आपको पता है यहां से I निकलेगा और यहां से K। मैं तीर के नीचे लिख दूं -3 पोटेशियम आयोडाइड। मेन प्रोडक्ट बताओ, CH, यानी कि कार्बन के ऊपर आ जाएंगे 3 OH। अब मुझे एक बात बताओ सोच के कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH भी नहीं रुक सकते हैं, तो 3 कहां से रुक जाएंगे। ये चीज तो सिखा रखी है। इसका मतलब ये जो आपको ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर 3 OH ग्रुप हैं, वो अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल, अस्थायी है। एक कार्बन के ऊपर 2 OH भी नहीं रुक सकते हैं, तो 3 कहां से रुक जाएंगे। तो अनस्टेबल है, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बेटे, H2O रिमूव हो जाएगा इसमें से। जब इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, एरो के नीचे में लिख रहा -H2O, जब H2O इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो देखो HCOOH, ये बनेगा प्रोडक्ट HCOOH। बताओ नाम, H का मतलब क्या होता है, फॉर्म, फॉर्मिक एसिड है बेटे। क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ठीक है बेटे, तो पहला रासायनिक गुण तो हुआ जल अपघटन। नंबर 2 पे हम सीखेंगे अपचयन। अपचयन, अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसमें आपको नवजात हाइड्रोजन की क्रिया करानी है आयोडोफॉर्म के ऊपर। अपचयन में हम ज्यादातर नवजात हाइड्रोजन की ही क्रिया कराते हैं। देखो CHI3 है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या, CH2I और I, एक I अलग दिखा दिया मैंने, ये I इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये है CHI3। इसके ऊपर नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है,
और नवजात हाइड्रोजन किसी भी अपचायक से आपको मिल जाएगी। जैसे रेड फास्फोरस के ऊपर HI का रिएक्शन करोगे तो भी नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। आपको पता है इस रिएक्शन का कि 2 हाइड्रोजन एटम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा। ये बताओ क्या बना? CH2I2। ये बना बेटे CH2I2, तो एक बना। नाम तो बता दोगे? डाई आयोडो मीथेन। साथ में बताओ क्या बना? HI हाइड्रोजन आयोडाइड, या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो। हाइड्रोजन आयोडाइड कह दो या हाइड्रो आयोडिक एसिड कह दो। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका नाम जो है मिथाइलिन आयोडाइड भी आप इसे कह सकते हो। मिथाइलिन आयोडाइड, ऊपर लिख दो इसका नाम, मिथाइलिन आयोडाइड। आप इसे मिथाइलिन आयोडाइड भी कह सकते हो सामान्य भाषा में। और वैसे डाई आयोडो मीथेन इसका नाम है, यदि आप IUPAC की बात करते हो। अब तीसरे रासायनिक गुण पे आ रहे बेटे, ध्यान से देख लो। कौन सा रासायनिक गुण है? तीसरा। तीसरे में हम पढ़ेंगे सिल्वर चूर्ण से क्रिया, सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। तो सिल्वर चूर्ण से कैसे क्रिया होती है आयोडोफॉर्म की? बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे क्लोरोफॉर्म की होती है। देखो ये आयोडोफॉर्म है, CHI3। मैंने लिख दिया 6Ag और यहाँ भी लिख दिया CHI3, उल्टा करके देखो क्या होगा, बताओ। समझ में आ रहा होगा आपके एकदम। यहाँ से तीनों आई और यहाँ से तीनों आई निकल जाएंगे इस तरीके से। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6Ag और 6I, यहाँ बनेगा 6 सिल्वर आयोडाइड। ये बनेगा 6 सिल्वर आयोडाइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन फिर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखियो जरा। ये लिखा मैंने, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म में मैंने आपको इसे समझाया था, अब है हमारे पास आयोडोफॉर्म। तो जैसा रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में होता है वैसा ही आयोडोफॉर्म में। एमीन है तो लिख दिया हमने RNH2, ये एमीन की वजह से RNH2 लिखा है। और आयोडोफॉर्म है तो हम लिखेंगे CHI3। देखो CHI3 लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख दिया CHI3। आप NaOH ले लो या KOH ले लो, I 3 है तो KOH भी या NaOH जो भी लेने हैं 3 ही लेने पड़ेंगे हमें। तीनों I और तीनों K यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो 3 तो बनेंगे हमारे पास KI, यहां लिख दोगे इधर। 3 तो बनेंगे हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड प्लस H। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6 H हैं, तो मैं लिखूंगा 3H2 और 3 ऑक्सीजन। देखो 3 ही तो ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो सारे H गए और सारे क्या गए, O। क्या बचा? अब यहाँ N बचा है और C बचा है। ये तो N बचा है और ये वाला C बचा है। तो हमारे पास R बॉन्ड NC, यही तो बनेगा। इसका नाम क्या होता है? R का मतलब होता है एल्काइल, NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटे। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होता है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया द्वारा, हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाओ आप नंबर 5 के। अब हम पढ़ेंगे राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। राइमर टीमैन अभिक्रिया भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अभिक्रियाओं में वैज्ञानिकों का नाम आपको नजर आता है तो समझ जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है वो। ये देखो बेंजीन रिंग है
और बेंजीन रिंग के टॉप पे हमने जोड़ रखा है OH, ऑर्थो पोजीशन पे H। सबको पता है कि जब टॉप पे OH होता है तो इस यौगिक का नाम होता है फिनॉल। आयोडोफॉर्म है तो मैं यहाँ लिखूंगा आयोडोफॉर्म, CHI3 लिखूंगा, ये लिख दिया CHI3 आयोडोफॉर्म है। और या तो आप NaOH ले लो या KOH ले लो, आपकी मर्जी है। बेस में आप NaOH या KOH में से कोई सा भी ले सकते हो। ये दोनों रिएक्शन लगभग एक जैसी होती हैं। देखो क्या होगा, 3 तो KI जैसे यहाँ बने थे, लिख दिया 3 पोटेशियम आयोडाइड। अब H देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। 5 तो विषम संख्या है, 4 हम यूज कर सकते हैं, तो 2H2। ऑक्सीजन 2 यहाँ यूज होंगे। कितने ऑक्सीजन है, 3। 3 में से 2 यूज हो गए, एक तो ऑक्सीजन बचा हमारे पास। ठीक है बेटे, एक बचा हमारे पास C और एक बचा H। तो क्या बनेगा, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। ये तो आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे OH और यहाँ आ जाएगा CHO। ठीक है बेटे, ये बना है एल्डिहाइड ग्रुप, जहां H था वहां एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है। इसका नाम होता है सैलिसाइलल्डिहाइड। इसका नाम सैलिसाइलल्डिहाइड होता है बेटे। सैलिसल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड हिंदी में, पर सही नाम इसका सैलिसाइलल्डिहाइड है। ध्यान रखोगे। तो ये इसके रासायनिक गुण है। अब आ जाओ आप उपयोग में। इसके कुछ उपयोग भी आपको ध्यान रखने हैं। किसके बेटे, क्या पढ़ रहे हैं हम, आयोडोफॉर्म। देखो इसे पढ़ रहे हैं हम, ये आयोडोफॉर्म है CHI3। उपयोग में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में एक तो ये इसका उपयोग है। और नंबर 2, औषधियों में भी आपको ध्यान रखना है एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में, जिसे पूतिरोधी कहते हैं। पता है ना एंटीसेप्टिक का, तो जब कहीं चोट लग जाती है तो वो लगाया जाता है, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। और बेटे एक ऐसा उपयोग है जिसे आप कहीं भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में किसके रूप में बताओ, अभिकर्मक, रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है आयोडोफॉर्म के बारे में। आप जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला यौगिक स्टार्ट करूंगा मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या आप इसे टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कह सकते हो। और इसका अणुसूत्र होता है CCl4। क्या होता है बेटे, CCl4। सबसे पहले हमें सीखनी है इसे बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, और बेटे बनाने की विधियों में ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहला नंबर, सबसे पहले हम सीखेंगे CH4 पर Cl2 की क्रिया द्वारा। आप मीथेन पर यदि क्लोरीन का रिएक्शन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा CCl4। ये लिखा मैंने मीथेन CH4, और रिएक्शन सीधा 4Cl2 की कर दो। और यदि रिएक्शन आपको चारों H हटाने हैं तो टेम्परेचर ले लो 400 डिग्री C। तो 400 डिग्री C पर क्या होगा, बहुत तेजी से चारों H निकल जाएंगे। 4H और 4Cl, ये लिख दिया -4HCl। और चलो 4HCl एरो के नीचे लिखने के साथ साथ आप वहां भी लिख सकते हो, नीचे लिखो या वहां लिखो, साइड प्रोडक्ट एक ही बात होती है बेटे। देखो 4H और 4Cl, 8Cl है ना, 8 में से 4Cl और 4H, यहाँ लिख दूं 4HCl। ये तो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट ये है CH4, चारों हाइड्रोजन हट गए, उसकी जगह Cl आ जाएंगे।
4Cl, CCl4 बन गया हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है बेटे, कार्बन डाइसल्फाइड पर, कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, Cl2 की क्रिया द्वारा आपके पास यदि कार्बन डाइसल्फाइड है, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, इसके ऊपर 3Cl2 का रिएक्शन कर दो आप। ठीक है, Cl2 का रिएक्शन करना है। हमें क्या करना है बेटे, यहाँ एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ उत्प्रेरक यूज करते हो AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या खाली एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आप कह सकते हो। तो क्या होगा कि ये दोनों सल्फर यहाँ से हटेंगे और 4Cl आ जाएंगे, ये बन जाएगा CCl4 प्लस 2 सल्फर गए S2, 3 दूनी 6Cl में से 4 यहाँ गए, 2 बचे, S2Cl2 बनेगा, सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या नाम है इसका? सल्फर मोनोक्लोराइड है, ध्यान से देख लियो। एक सल्फर एक क्लोरीन आप इसे मान सकते हो, यदि 2 से 2 को काट दिया तो सल्फर मोनोक्लोराइड है S2Cl2। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तीसरा तरीका और है, इसे भी सीख लो। CHCl3 क्या है ये बताओ? क्लोरोफॉर्म पर Cl2 की क्रिया द्वारा, ये तो मैंने पहले भी सिखा रखा है आपको। क्लोरोफॉर्म के ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन कर दोगे, देखो कैसे। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यदि आप इस पे Cl2 का रिएक्शन करोगे तो एक H बचा हुआ है और एक Cl, ये तो निकल गया HCl, साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट CCl कितने हो जाएंगे? 4, 3 तो थे ही, एक और आ गया। तो ये 3 तरीके तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं बेटे। और बनाने की विधियों के बाद फिर हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। अब भौतिक गुण पे आ जाओ आप। भौतिक गुण, भौतिक गुण में नंबर 1, यह एक रंगहीन कोमा मीठी गंध वाला कोमा विषैला द्रव है। मीठी गंध वाला कैसा द्रव है? विषैला द्रव है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और नंबर 2, ध्यान से देखियो, हर बार मैं बताता हूं आपको, ज्यादातर यौगिकों में जितने कार्बनिक यौगिक हैं, जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ ऐसे ही होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील। एक बात और ध्यान रखनी है, वसा कोमा तेल कोमा मोम आदि के लिए एक अच्छा विलायक है, यानी कि इन सबको अपने अंदर घोल लेता है, एक अच्छा विलायक है। इन्हें घोल लेगा बेटे अपने अंदर। जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोल लेता है उसे कहते हैं विलायक। एक बात और ध्यान रखो, अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि अग्निशामक, आग बुझाने वाला, अग्निशामक का कार्य करता है। आग बुझाने का भी काम किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, पायरीन के नाम से इसे प्रयोग करते हैं हम।
आग बुझाने वाले जो सिलेंडर या फिर गैस या फिर जो भी मटेरियल आप यूज करते हो स्प्रे, उनमें से ज्यादातर के ऊपर लिखा होता है पायरीन। तो जिसके ऊपर पायरीन लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका एक हिस्सा है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो, भौतिक गुण के बाद अगले स्टेप पे मूव कर रहे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ रहे, चलो ध्यान से समझेंगे बेटे सब बच्चे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले आप समझ लो ऑक्सीकरण। बहुत सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसे करा रहा हूं इन सारे क्वेश्चंस को। हालांकि एनसीईआरटी में इनका इतना डिटेल नहीं है, पर फिर भी मान लो आपके पास CCl4 है और आपको उसका ऑक्सीकरण करना है, तो बनता है COCl2। देखो ध्यान से, यहां से जो है Cl2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो 2 Cl हट गए और COCl2 बन गया। इसका नाम तो पता ही है आपको, कौन सी गैस है? फास्जीन गैस है, जो एक विषैली गैस होती है, फास्जीन। ठीक है, ऑक्सीकरण करोगे तो फास्जीन गैस बनेगी। नंबर 2, अब हम सीखेंगे अपचयन। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, CCl4 को ऐसे लिख लो, और अपचयन करना तो आप नवजात हाइड्रोजन का प्रयोग करोगे, और अपचायक कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है। आपको पता है कि ये बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इधर एक H इधर, क्या बना? CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना है, और क्लोरोफॉर्म के साथ क्या निकला है? साइड प्रोडक्ट HCl। ये रिएक्शन तो मैंने सिखा रखी है आपको अपचयन वाली। नंबर 3, अब हम पढ़ेंगे बेटे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया। HF से कैसे क्रिया करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहां ले लिया मैंने 2HF, 2H और 2Cl, 2H और 2Cl। ध्यान से देखियो, 2H और 2Cl ये आपस में मिलकर बनाएंगे 2HCl, जो एक साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट बताओ, यहाँ बचेगा Cl2 बचेंगे, CCl2। वे जो 2 Cl निकले हैं उनकी जगह 2 F आ जाएंगे, CCl2F2। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो प्रोडक्ट बना है, इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बेटे, या इसे फ्रेयॉन भी कहते हैं, फ्रेयॉन। इसका नाम फ्रेयॉन गैस होता है, यहाँ लिख दूं मैं, फ्रेयॉन गैस। रेफ्रिजरेटर में डलती है, रेफ्रिजरेटर, AC। ठीक है, मुख्य रूप से इस जगह प्रयोग किया जाता है फ्रेयॉन गैस का। अच्छा, एक रिएक्शन और देखो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ रहे ना, राइमर टीमैन अभिक्रिया। कई बार बता दी मैंने आपको ये रिएक्शन, अलग अलग यौगिकों को लेके। अब इसे देख लो आप, राइमर टीमैन रिएक्शन में क्या होगा कि ये तो आपका है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर टॉप पे जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ एक H दिखा दिया, फिनॉल है। यहाँ लिखूंगा CCl4, C 1 2 3 4, सारे बॉन्ड इधर कोई बना दिए मैंने, जिससे समझने में आसानी रहे। CCl4 है, NaOH या KOH ले लो। चलो इस बार NaOH ले लो, या तो NaOH लो या KOH। कितने NaOH लिए जाएंगे? 4। आपको बताया 4 Cl हैं, तो 4 ही NaOH लेने पड़ेंगे। अब तो कर लोगे रिएक्शन को, ये 4 रो Cl और ये 4 रो Na ऐसे निकलेंगे। 4 तो निकल गए NaCl, यहाँ लिख दूं मैं, प्लस 4 तो निकल गए NaCl प्लस। अब आप देखो जल के अणु कितने बनेंगे, यहाँ जल के अणु देखियो जरा, जल के अणु कितने बनेंगे बेटे? 1 2 3 4 ही है बस, ये तो 4 हैं, और यहाँ से जुड़ के 5 हो जाएंगे। 5 का तो कुछ हिसाब बैठने का ही नहीं बेटे, 4 का बैठेगा तो 2H2O ये लिख लूं, यानी कि 4 तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यूज हुए तो 2 ऑक्सीजन तो बच गए।
दो ऑक्सीजन बच गए, कार्बन बच गया, एक एच बच गया। तो क्या बना ये एक ग्रुप बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, COOH। तो ये आपका जो बेंजीन रिंग है ना, इसके टॉप पे तो OH है और यहाँ आ जाएगा COOH, ऑर्थो पोजीशन पे COOH आ जाएगा। और आपको इसका नाम पता ही होगा, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है इसका? सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। अब देखेंगे हम इसके उपयोग, CCl4 के। यहाँ लिख रहा मैं उपयोग, ध्यान से समझिए जरा, उपयोग कहाँ कहाँ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर 1, सबसे पहले अग्निशामक यानी आग बुझाने में, अग्निशामक के रूप में सबसे पहले उपयोग तो इसका यही है कि आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटे, आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, रेजिन, तेल, वसा आदि के विलायक के रूप में। तो एक कार्बनिक विलायक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि कार्बनिक विलायक के रूप में, ऐसे भी लिख सकते हो। किस रूप में? कार्बनिक विलायक के रूप में। और बेटे एक लिखेंगे हम फ्रेओन। फ्रेओन क्या होता है? अभी मैंने बताया था, CCl2F2 के निर्माण में इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक रूप माना जाता है कि हाँ ये एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यदि आप प्रयोगशाला में देखोगे तो आपको मिल सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक इसका यूज होता है औषधियों के निर्माण में, मेडिसिन बनाने में, औषधियों के निर्माण में। तो ये इसके उपयोग हैं बेटे, याद रखोगे उपयोग। चलो खैर, अगला यौगिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ लिख दूं बीच में। अब हम पढ़ेंगे CHLORO क्लोरो, FLUORO फ्लोरो, CARBON कार्बन। फार्मूला होता है CCl2F2, ये इसका फार्मूला है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन CCl2F2। इसे फ्रेओन भी कहते हैं। फ्रेओन मतलब इसका जो मुख्य उत्पाद है वो फ्रेओन है, ये वाला। वैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई तरह के होते हैं। चलो सबसे पहले हम सीखते हैं निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। निर्माण की विधियों में नंबर 1 सबसे पहले क्या सीखना है, ध्यान से देखियो। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो और इसके ऊपर रिएक्शन करा दो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति है। क्या होता है? एक तो बनता है CCl2F2। ठीक है बेटे, CCl2F2 ही तो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक बनता है SbCl3, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। देखो सीधी सी बात है, क्या है कि ये जो फ्लोरीन है, इसने क्लोरीन को हटा के उसकी जगह ले ली। कितने क्लोरीन थे? 4 में से 2 गए और 2 जगह कौन आ गए? जो गए थे फ्लोरीन आ गया।
अब यदि आप इसे बैलेंस करोगे तो आप बैलेंस कर सकते हो 3 चौक 12, 3 2, और यहां भी लिख लो आप 3 2। देखो अब बैलेंस होगी समीकरण हमारी पूरी, चेक कर लेना आप। नंबर 2, दूसरा तरीका देखो क्या है। ये CCl4 है प्लस, इसके ऊपर आप HF का रिएक्शन करा दो जैसे अभी मैंने कराया था आपको पिछले टॉपिक में। क्या होगा, 2Cl 2H, साइड प्रोडक्ट निकलेगा 2HCl, मेन प्रोडक्ट बनेगा CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बेटे, इसके भौतिक गुण देख लो। चलो अच्छा, भौतिक गुण, भौतिक गुण नंबर 1, ये बेटे अज्वलनशील होते हैं। ये बातें ध्यान रखियो थोड़ी ही कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, अज्वलनशील होते हैं सबसे पहली बात। और बेटे रंगहीन होते हैं, रंगहीन, अविषैले होते हैं, और बेटे चलो इनकी अवस्था लिख दो, अविषैले द्रव होते हैं। कई तरह के होते हैं, उनमें से एक की बात हम यहाँ कर रहे हैं, CCl2F2 की। अज्वलनशील, रंगहीन, अविषैले द्रव होते हैं। और एक बात यह ध्यान रखनी भौतिक गुण में कि 550 डिग्री C तक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। यदि इससे ऊपर आप इन्हें गर्म करोगे तो ये 2 या 3 हिस्सों में अपघटित हो जाएंगे या अपना रूप बदल लेंगे, टूट जाएंगे। अच्छा, जब हम इनके रासायनिक गुणों की बात करते हैं ना, तो एक रासायनिक गुण हमें जरूर याद रखना चाहिए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और वो रासायनिक गुण पता क्या है बेटे, वो है नंबर 1 डाल के लिखूंगा, पराबैंगनी किरणों द्वारा, पराबैंगनी किरणों द्वारा अपघटन, या इस नाम से भी आ जाता है ओजोन परत अपघटन। ओजोन परत को नष्ट करते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप फ्रिज में भी इसी गैस को यूज कर रहे हैं, AC में भी इसी गैस को यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर में। और आपके जो वाहन हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इनमें से भी जो धुआं निकलता है उसका एक हिस्सा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, मान लो ये आपके पास CF2Cl2 है, CCl2F2 लिख दो या CF2Cl2, एक ही बात है। जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी, UV रेज लिख दिया मैंने, UV रेज, तो क्या होगा, एक तो बनेगा ये Cl मुक्त मूलक। क्या बोल रहा मैं, Cl मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल है। और CF2Cl, ये एक मुक्त मूलक ये बनेगा। ये दोनों क्या हैं, गैसीय अवस्था में। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ऐसा लिख सकते हो। तो CF2Cl2 के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तो एक तो Cl मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनता है, एक CF2, यानी कि 2 Cl में से एक Cl अलग निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, वो अलग, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाया, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। अब ये जो Cl मुक्त मूलक होता है ना, ये Cl मुक्त मूलक, ये गैसीय अवस्था में है, ये ओजोन के साथ क्रिया करता है। ओजोन की परत है ना आसमान में, आपको पता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे आने से रोकती है, तो ओजोन की लेयर के साथ रिएक्शन करता है। तो उससे क्या होता है, उससे ऐसा होता है कि Cl जो आपका मुक्त मूलक है वो इसमें से एक ऑक्सीजन को ले लेता है और ClO मुक्त मूलक बनता है, और O3 ओजोन की परत बन जाती है ऑक्सीजन। ओजोन किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन में। अब मुझे एक बात बताओ आप सोच के,
यूं बताओ, ओजोन की परत ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, तो ओजोन का तो अपघटन हुआ है, या ओजोन का क्या हुआ है, विघटन। अच्छा, एक बात और है, ये जो ClO मुक्त मूलक है ना, क्लोरो ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु से। और Cl मुक्त मूलक ज्यों का त्यों, और O2 अलग। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो Cl मुक्त मूलक है, Cl फ्री रेडिकल है, उसने ओजोन से ऑक्सीजन छीन ली, और ऑक्सीजन छीनने के बाद दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को देके ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट कर दिया, और अपने आप फिर फ्री हो गया। फिर वो क्या करेगा, फिर ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यदि ओजोन की परत नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी पर पहुंचेंगी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, जिनका हमारे शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव होता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप उपयोग देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम देखेंगे बेटे इसके उपयोग। तो ये हेडिंग लिख रहा मैं यहाँ, उपयोग। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि इसका उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कहाँ होता है। नंबर 1, सबसे पहला उपयोग, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक के रूप में का मतलब ठंडा करने में, तो ठंडा करने में भी प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है। और बेटे दूसरा, वायुयान के ईंधन में, वायुयान के ईंधन में, चलो प्रोपेलेंट मैंने पढ़ाया था आपको, प्रणोदक या नोदक भी कह सकते हो, प्रणोदक के रूप में एक ये है इसका उपयोग। ठीक है बेटे। नंबर 3, एसी में, एसी तो पता है आपको, एयर कंडीशनर, जिसे कहते हैं वायु शीतलक। और एक मैं लिख दूं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज हमारे घरों में होते हैं उनमें भी कौन सी गैस होती है बेटे, फ्रेओन गैस होती है, फ्रेओन, या आप कह सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलो अगला यौगिक स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अब हमें पढ़ना है DDT, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट कर रहा बेटे में। अब हमें पढ़ना है DDT। नाम मैंने आपको सिखाया था, पैरा पैराडेस। डी का मतलब तो होता है डाई क्लोरो, और दूसरे डी का मतलब होता है डाईफिनाइल, और टी का मतलब होता है ट्राई क्लोरो इथेन। ये है हमारा अगला यौगिक DDT, पैरा पैराडेस डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। इसका अणुसूत्र हम रिएक्शन में ही देख लेंगे बस, क्योंकि बड़ा सा अणुसूत्र है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इसका निर्माण। रिएक्शन मैंने सिखा रखी है बेटे पहले भी आपको, पर फिर भी मैं यहाँ सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, CCl3CHO लोगे। क्या होता है बताओ, ये होता है क्लोरल, इसका नाम क्या होता है, क्लोरल। आप क्लोरल लो और इसके ऊपर रिएक्शन कराओ क्लोरोबेंजीन का। देखिए जरा ध्यान से, H, ये देखो क्लोरोबेंजीन है ना, यहाँ एक अणु और ले लो, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। तो आपके पास क्लोरल है, और क्लोरल के ऊपर रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। यहाँ लिख दूं मैं इसका नाम, क्लोरोबेंजीन। तो यहां से तो H निकलेगा, ये दोनों H, और ये ऑक्सीजन दोनों H। तीर के नीचे लिख दूं मैं -H2O। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बना, CCl3CH, CCl3CH, यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग,
और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और यहाँ भी बेंजीन रिंग, और इस पे भी क्या जुड़ा हुआ है, Cl। देखो पैरा पोजीशन पे है, तो जब ही तो कहा पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप हैं, फिर ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। ये जो प्रोडक्ट आपका बना है इसे ही कहते हैं DDT। बहुत अच्छा कीटनाशक है DDT। ठीक है बेटे, ये DDT है। अब थोड़े से इसके बारे में जब टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आपको गुण और उपयोग भी पता होने चाहिए। गुण व उपयोग DDT के। सबसे पहली बात, ये बेटे सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, याद रखोगे ना। सफेद रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। कौन, DDT। और बेटे दूसरी बात, जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील, भाई कार्बनिक पदार्थ है तो जल में तो बेटे अघुलनशील होगा ही है, ये भी बात पक्की है। नंबर 3, इसका उपयोग कीटनाशक, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो बेटे कीटनाशक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं DDT का। एक अच्छा कीटनाशक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लोहे द्वारा विघटित होने के कारण, मतलब लोहे की उपस्थिति में विघटित हो जाता है, अपने रूप को बदल देता है या टूट जाता है 2 या 3 हिस्सों में। लोहे द्वारा विघटित होने के कारण इसे लोहे के पात्रों में, पात्र माने बर्तन, नहीं रखते हैं। ये सवाल आ जाता है पेपर में कि DDT को लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। तो आप बता दोगे कि लोहे के बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। अच्छा एक इसके साथ बहुत बड़ी समस्या है, जैव अपघटय नहीं है। ये जैव अपघटय न होने के कारण, लिख दूं इसे, जैव अपघटय न होने के कारण यह एक प्रदूषण कारक है। मतलब इससे क्या होता है, थल प्रदूषण होता है, थल भूमि प्रदूषण। क्या होता है, भूमि प्रदूषण। जैव अपघटय तो है नहीं, मतलब DDT जितना बनेगा उसके अंश कई सालों तक, कई दशक तक धरती के अंदर ही रहेंगे, उसके घटक, उसके कंपोनेंट, यानी कि वो अपघटित होकर अपना रूप नहीं बदलेगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा जितना बनेगा। तो जब उसके घटक कई सालों तक धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, भूमि प्रदूषण। उससे बेटे भूमि प्रदूषण होता है। तो इसके साथ एक समस्या है ये, ठीक है। यदि ये बायोडिग्रेडेबल होता फिर तो ये समस्या ना होती, फिर तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, यदि ये जैव अपघटय होता। पर ये तो जैव अपघटय है ही नहीं बेटे, और यदि ये जैव अपघटय नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये अपने आप में। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लो, एक यौगिक और रह गया उसे भी देख रहे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे अब हम पढ़ेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC या C6H6Cl6, इसका अणुसूत्र है। इसे गैमेक्सीन भी कहते हैं और लिंडेन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं और गामा बेंजीन साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। और बेटे सबसे पहले हम सीखेंगे इसका निर्माण,
कि इसका निर्माण किस तरीके से हम कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये हमारे पास है C6H6, क्या है बेटे? बेंजीन। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करा दो सनलाइट की उपस्थिति में, लिख दिया सनलाइट H तो 3 दूनी 6 Cl इसके ऊपर जुड़ जाएंगे और ये बनेगा C6H6Cl6। ये बन गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। अच्छा, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी देखो कैसे होती है रिएक्शन, मैं बताता हूँ। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें आपके पास 3 होते हैं पाई बॉन्ड, और जब आप इसका रिएक्शन 3Cl2 यानी कि क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराते हो सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और इनके दोनों तरफ एक एक Cl जुड़ जाते हैं। एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। तो क्या होता है कि ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, वो एक साइक्लोहेक्सेन का रूप ले लेता है। तीनों बॉन्ड अंदर के गए और इसके हर एक कोने पर जुड़ जाता है Cl। यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। ये है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज बताता हूँ चलो तुम्हें, ये तो रिएक्शन आई गई होगी समझ। इसका उपयोग पता क्या है? इसका उपयोग है कि ये एक कीटनाशक है, बहुत अच्छा। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटे, एक अच्छा कीटनाशक है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपकी समझ में आए होंगे। अब मैं कल से कराऊंगा आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के वे प्रश्न जो हमने नहीं किए हैं अब तक। हमारे थ्योरी में सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इस यूनिट के। अब मुझे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उदाहरण और पाठ्यनीति पे फोकस करना है आपको। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।